हाफिज बहुत प्यारे इंसान है, खूबसूरत आदमी है। कुछ 2-3 चैप्टर क्लास में प्रैक्टिस नहीं है, वो दे दे, कोई मसला नहीं। देखो हमारे साथ एडमिन का एक मुआहदा है, ठीक है, सही है, वो अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार है भाई, सही है। क्या नाम था, एक सेकंड चाहिएगा, मैंने एक चीज ऑन करनी है। सबसे पहले पैटर्न की तरफ आते हैं, और मुझे तुम्हें पोस्टमार्टम मीडिया में मसला है और किसी क्या मुझे भी पोस्ट मैं वो सैंपल में दो तक बड़ा आइडिया दे यार, तुम्हें मैंने एक बेसिक्स की वीडियो दी थी, तुमने देखी वो उसको भी देखिए, तो समझ नहीं, वो क्लास 9 के लेवल की चीज है, उससे ज्यादा आसान कोई चीज हो नहीं सकती। तुम देखी है नहीं देखी, सब नहीं देखी तो बता दो, देखी मैंने, फिर क्या मसला है। बेसिक क्या करूं उसको बेसिक समझ आ गया, बेसिक समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, अगर बेसिक समझ आ गया तो एडवांस में 5 मिनट उसमें मेन ये बस केस स्टडी ज्यादा लिखी है, सिंपल सी केस स्टडी, सिर्फ केस स्टडी, बहुत सारी चीजें। अच्छा जनाब, हम नहीं, मुझे यहाँ से खोलने नहीं है, मुझे यहाँ से खोलना, यहाँ से खोल। अच्छा चलिए ना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज हम आज अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट द आइडिया बिहाइंड द A2 मीडिया स्टडीज एग्जाम पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ी सी पहले बात करेंगे। ठीक है, देखिए जी, आपके पास तो A2 का एग्जाम पेपर आएगा, जब आपने अपने पास एक बेसिक प्लान अपने जहन में रखना है, सही है, और इस प्लान के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपके लिए फायदा है, अगर आप इस प्लान को ब्रेक करेंगे तो आपके लिए नुकसान। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ जो आपने टॉपिक्स अटेम्प्ट करने हैं और जो टॉपिक्स छोड़ दें। ठीक है, आपके पास सेक्शन ए होगा और सेक्शन बी होगा। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर आपके पास होंगे 3 टॉपिक, उनमें से 2 अटेम्प्ट करने। ठीक है, और सेक्शन बी में तो होगा एक टॉपिक में, मेरा बेटा आपने वो एक ही टॉपिक अटेम्प्ट करना होगा, सही है। सेक्शन बी के जो टॉपिक्स हैं, सेक्शन ए के जो टॉपिक्स हैं, उसमें मीडिया क्या कहते हैं रेगुलेशन है, ठीक है, और पोस्ट मॉडर्न मीडिया है। ठीक है, दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट मॉडर्न मीडिया, मीडिया रेगुलेशन, यू आर हैविंग हाफ एन आवर फॉर दिस पर्पस। ठीक है, आपके पास हाफ एन आवर होगा इस चीज को करने के लिए कवर, और आपके पास हर साल आएगा, यही पैटर्न फॉलो होगा। कहाँ से होता है बेटा, से मीडिया रेगुलेशन कहाँ से एएस में होता है, यानी उस पर रेगुलेशन थोड़ी ना आता है उसका। ठीक है, तो अब आपका जो पैटर्न रहेगा उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं थोड़ा सा। इसे मैं स्क्रीन शेयर कर लूं, यार साहिल एक काम करो, स्क्रीन को क्लीन करना, स्क्रीन को क्लीन करना। तुमने आसान दरख्वास्त में बोला कभी टीचर लेना, मैं कुछ बोलूंगा तो कुछ नाराज हो जाए, ये नाराज नहीं, इंसान नहीं दे रहा है पार्टी।
एक बच्चे ने माशाल्लाह ज्वाइन किया माशाल्लाह। सिर्फ ध्यान यार क्या मुझसे हाँ आ गया, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह ताला के नाम से चीज़ों के साथ और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। जिंदगी में याद रखिएगा जब कभी भी आप A2 मीडिया स्टडीज का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, देखें तो एक कुछ जो चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है ना, वो ये रखनी है क्वेश्चन की जो स्टेट टॉपिक्स है ना वो सेम रहेंगे। क्वेश्चन के टॉपिक कभी भी दुनिया में चेंज नहीं हो सकते। रेगुलेशन रहेगा, पोस्ट मॉडर्न मीडिया रहेगा, इकोलॉजी रहेगा, भाई इसमें कोई चेंजिंग हो ही नहीं सकता। सही है, इस चीज में कोई चीजें चेंज हो ही नहीं सकती। अब आपने एग्जामिनर आपसे डिमांड क्या करता है, सही है। इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा अगर और डिटेल में पढ़ना है, ये मैं कहाँ से बातें कर रहा हूँ आपसे, ये मैं बातें कर रहा हूँ बेटा आपके असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ठीक है। कि आपके असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं, ठीक है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स अगर आपके जो हैं वो क्या कहते हैं, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव कि भाई बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग, सही है। यानी कि कोई भी आप इंसिडेंट या कोई भी केस स्टडी शेयर कर रहे हो तो आपने भाई डिस्कस करना है कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, सही, इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, सही है। देखो मैंने आपको, दुनिया के हर टीचर ने, कोई बुक नहीं है हमारी, सही है, दुनिया के हर टीचर ने अपने बच्चों को पर्टिकुलर केस स्टडीज कराई हुई। अब उनको पर्टिकुलर केस स्टडीज को कराने के लिए भाई उन्होंने कोई ना कोई फॉर्मूला फॉलो किया गया हो। अब उसको आपने सवाल लिंक कैसे करना है ये आपने करना। कि दुनिया का अगर A2 लेवल के ऊपर भी अगर आपको सवाल सा लिंक करना है केस स्टडी को नहीं आता तो बेटा दुनिया में कोई और काम कर लो, ज्यादा बेहतर है, बिला वजह पैसे जाया करो। सीधी सी बात, ठीक है। इस लेवल पर आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप किस तरीके से आंसर्स को डेवलप कर रहे हो। आपने आंसर को थोड़ा सा दिमाग लगा के डेवलप करना होगा। ये बात समझ में आती है? ठीक है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट अल्लाह के वास्ते मैनेज कर लीजिएगा। टाइम मैनेज नहीं करेंगे बहुत बुरा फंसेगा, सही है। देखो चीजों को उनकी औकात के हिसाब से रखो। अगर एक क्वेश्चन के मार्क्स 15 है तो मेरा बेटा 15 के औकात से टाइम के हिसाब से रखो ना यार। उसको क्यों तुम 1 घंटा 2 घंटा दे? आपकी मर्जी है, लेकिन टाइम का उतना ही मैनेज करना है ना मेरी जान। नहीं यानी कि आपको अगर देखो टाइम चाहे पहले साइकोलॉजी करो चाहे पोस्ट मॉडर्न मीडिया करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर लाजमी डाल देना। तुम लोगों के मॉक पेपर चेक करते हो मैं जिंदगी अजाब हो जाती है कि पता नहीं चल रहा होता कौन सा क्वेश्चन कहाँ है। मैं कंटेंट पढ़ के समझता हूँ अच्छा ओ ये भाई ने ये क्वेश्चन लिखा है, सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर प्रॉपर होना चाहिए, और अगर वन लाइनर डाल सकते हो तो यार लिख दो। एक लाइनर का सवाल होता है खाली। एग्जामिनर की जिंदगी, तुम्हारे एग्जामिनर के तुम 3 से 4 मिनट बचा लेते हो। समझ आई बात? कुछ बच्चों के तो सवाल 2-2 3-3 पैराग्राफ पढ़ के भी समझ में नहीं आता कि लिखना क्या चाह रहे हैं, सवाल कौन सा है। वो तो मैंने केस स्टडीज पढ़ाई में मुझे पता है क्या किस तरह से लिख रही होगी, इसमें मैं 2 मिनट में एनालाइज कर लेता हूँ उस चीज को। लेकिन एग्जामिनर को तो नहीं पता ना कौन सी केस स्टडी है। एक लाइन का सवाल है यार, एक लाइन। टॉपिक डाल दो, टॉपिक के ऊपर हेडिंग डाल दो, इकोलॉजी, रेगुलेशन, पोस्ट मॉडर्न मीडिया, सिर्फ ये भी डाल दो कि एग्जामिनर समझेगा एक ही तो सवाल होगा उसके पास। एक ही तो सवाल होगा, वो 1 सेकंड में समझ जाएगा। जो आपने लास्ट में देखी है कि जो लिंक से जो है केस निकाल वो रेगुलेशन की तरह ऐसे। ठीक है, सबसे पहले अब हम समझ लेते हैं कि हमने टाइम को कैसे मैनेज करना और एग्जाम को अटेम्प्ट करना। ठीक है जी, हमारा है A2 मीडिया स्टडीज। सॉरी 9607 पेपर 4। बेटा निकाल के दिखा दो ये क्या काम है, नहीं आता। 120 तुम 60 में से 40 निकाल के दिखा दो यार। एक बात 60 में से 40 का मतलब पता है क्या है? तुम्हें 20 मार्क्स स्कोर करने हैं किसके अंदर, इकोलॉजी के अंदर, और मिनिमम 10 मार्क्स स्कोर करने रेगुलेशन है पोस्ट मॉडर्न मीडिया के अंदर। जी थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस वैल्यूएबल। नंबर देखने में बड़ा छोटा लग रहा था, नंबर देखने में बहुत छोटा लग रहा था।
सही है, तुम्हारे हर सवाल पे पूरे बात- साल के अंदर अगर तुमने 10 मार्क्स स्कोर किए तो मैं मानूँ हाँ यार। और फिर एक सवाल अटेंड किया था, अच्छा नंबर आ गया। अच्छा एक बार ठीक हो गया। देखो मेरा ज़र्फ है कि तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुम्हारी हरकतें नहीं है। आखिरी तो है सर। हाँ तो मैं कुछ बोल थोड़ी ना रहा हूँ, मैं दिल थोड़ी ना तोड़ूंगा। अच्छा आ जाओ 120 मिनट झूठ बोल के दिखाऊंगा मैं 2 मिनट में। अच्छा आज सही है ओके। 120 मिनट्स आपके पास एग्जाम में है, ठीक है। अब 120 मिनट जो आपके एग्जाम में है ना मेरा बेटा, आपके पास एक होगा सेक्शन ए, ये है 30 मार्क्स का। यार देखो पहले चाहे सेक्शन ए करो, ये मत करना पोस्ट मॉडर्न मीडिया किया, फिर इकोलॉजी किया, फिर रेगुलेशन कर रहे हैं। दुनिया में अजियतनाक तरीन पेपर होता है एग्जामिनर से, क्योंकि सेक्शंस अलग अलग होते हैं, मार्किंग अलग अलग होती है। एग्जाम में बोलते हैं पागल है क्या, सही है। अगर बहुत कीड़ा है तो पहले पूरा सेक्शन बी कर लो, फिर पूरा सेक्शन ए कर। अगर हेडिंग आगे प्रॉपर है तो वीडियो नहीं करनी आगे पीछे। असलियत नहीं, थैंक यू। सो कंटेंट पे फोकस करते रहने में कुछ नहीं होने वाला। जो बात बोल रहा हूँ ना अब ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया 60 मार्क्स। बॉस देखिए सेक्शन ए को आपने देना है 1 आवर और इसको देना है आपने 1 आवर। भाई ये 30 मार्क का सवाल है। इकोलॉजी के अंदर शायद ही कोई बच्चे तक 30 मार्क्स के हिसाब से इंसाफ किया, 17 18 16 के एवरेज के हिसाब से मार्किंग किया, समझ नहीं बात। तो भाई अगर आपने इसको 1 आवर के हिसाब से आपने मैनेज करना है ना यार, तो इंसानों वाला ऐसे चाहिए, बकवास नहीं चाहिए बस। सही है। केस स्टडीज देखो, मैंने तुम्हें पूरा साल के अंदर सिर्फ केस स्टडी पढ़ाई और कुछ नहीं पढ़ाया। तुम जरा दिमाग में लगाओ थोड़ा। तुम्हें मैंने एग्जाम्पल के अलावा कुछ और पढ़ाया हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। सिर्फ मैं इतना समझ में इतना कंटेंट पढ़ाता हूँ थ्योरी का, जो सिर्फ एक लाइन एक पैराग्राफ आ सकता हो बस, तो लिखवा भी देता हूँ उसका पैराग्राफ। फिर उसके बाद सिर्फ केस स्टडीज, सिर्फ एप्लीकेशन के एप्लीकेशन के मार्क्स है मेरी जान, सीधी सी बात है। फिर उसको एनालाइज आपने करना है, आपने उसके प्रोज एंड कॉन्स की बात आपने करनी है और उसकी लिंकिंग आपने करनी है। अगर A2 लेवल के ऊपर आप लिंकिंग नहीं जानते हो, मैं आपको लिंकिंग ना सिखा सकता हूँ ना आपके दिमाग में डाल सकता हूँ, बिकॉज आपको इतना अब कॉमन सेंस की चीज कि एग्जामिनर जो बात कह रहा है क्या उससे लिंक कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अब इकोलॉजी के अंदर यार देखो, अगर वो हिस्टोरिकल एलिमेंट की बात ही नहीं करा तो फिर वेब 1.2 2.2 3.2 के ऊपर 3 पैराग्राफ लिखने की मुसीबत क्या है। एक पैराग्राफ में तीनों को समराइज करो, आगे बढ़ो। मुझे पता है मैंने तुम्हें ज्यादा कंटेंट लिखवाया, मुझे पता है, सही है। तुम मैच कर लोगे, तुम किसी और कराची के पाकिस्तान से बाहर के भी टीचर से मैच कर लोगे, मुझे पता है मैंने तुम्हें कंटेंट ज्यादा लिखवाया, ये मैं तुम्हें कहीं मार्क माय वर्ड्स। अब इससे होता क्या है कि तुम शुरू की जो लेस इंपॉर्टेंट चीजें उनमें लंबा लंबा लिखते हो, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो लंबे के हवाले हो जाती है, समझ आई बात। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी रेगुलेशन की बात है, तो बेटा उसमें BBFC डालो ना यार। हिस्टोरिकल चेंजेस की बात हो रही है, पुराने जमाने का रेगुलेशन बताओ, नए रेगुलेशन जमाने के रेगुलेशन में आओ। भाई मैंने आप लोगों को मैंने रेगुलेशन की तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरी वीडियो भेजी है, एक बार देख लो, समझ में ना आए तो जो बोलो, समझ आई बात, एक बार देख लो उसको भी। उसमें हर तरह का ऐसे भी सवाल करेगा तो ये डालना है, ऐसे सवाल करेगा तो ये डालना है, ऐसे सवाल करेगा तो ये डालना है। हाँ जो एक आप एनक वाला नहीं मैंने बनाया है। हाँ सही हो, एनक वाले का काम, एनक वाला OCR वाला है। यार मैं आपके ग्रुप पे पूरी चीजें दोबारा भेज देता हूँ। बड़ी भी है सर, वो रेट थोड़ी करता सर आप रुक जाए सर, मैं आपकी मोहब्बत में आपको मैं सारी चीजें दोबारा भेज देता हूँ। वो भी ना आपके उसमें। अरे सर आप मीडिया ग्रुप पे कौन जाए, इसके बाद इतना टाइम है। नहीं आप सर हम है ना, आप आपकी खिदमत के लिए। सर आपकी एक तो 7 5 को मेरे नहीं मतलब 5 मैंने नहीं वो वाला चैनल बिल्कुल मैंने इसका वो वाला चैनल सही से उठा के नहीं। उसको क्या करना है बैन करने के लिए हमारे आसपास यार मैं इसको ना मैं रेगुलेशन भी डाल देता हूँ, रेगुलेशन भी भेज देता हूँ, तो
डेरिवेशन मैंने इसमें अलग से निकाल के नहीं दिखाता हूँ, एक मिनट। एक्चुअली अगर जिस दिन मुझे उस चैनल को वो करना होगा ना, चलाना होगा, पहले तो मैं उसका नाम चेंज करूंगा क्योंकि उसका नाम बहुत ज़्यादा आम है। मीडिया गुरु को तो मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले। वीडियोलॉजिक्स। हाँ हाँ सर के इंटर्न तो लगा यार, लोग इंटर्नशिप के चक्कर में ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इतना बेइज्जती होती है ना मेरी यार। पता नहीं हर बच्चे को पता नहीं इंटर्नशिप करनी होती है, वहां पे जाके तुम लोग ऐसी ऐसी हरकतें निपटाते हो ना, अल्लाह माफ करे। हां सर, मैं उतना सीरियस यार कि मैं आपको बता रहा हूँ मैं खर्चा भी किया कैमरा खरीद कर रहा हूं। हां सर, ये सीसी बहुत एसीसी को अगर रिव्यू तो कैसा है? मैंने तो यूज इतना यूज किया नहीं, बट सही है, बढ़िया। किट लेंस कौन सा है इसका? 1650 1650 में तो मदद है, और वाइड एंगल है, बट शार्प नहीं है, करना नहीं आता है, शार्प नहीं। मैं जो देखी है मैंने बेटा आंसरिंग पैटर्न की मीडिया रेगुलेशन की पूरा आंसरिंग पैटर्न की भी भेज रहा हूँ और कंटेंट की भी अलग से भेज रहा हूँ। और ना उसमें वो भी नहीं, शॉर्ट स्टडी शॉर्ट भी नहीं, उसके वाला लैंडस्केप पेपर सर कैसे क्वेश्चन वगैरह होते हैं यार भाई अकल वाले क्वेश्चन है, पता है मीडिया का पेपर से आसान पेपर दुनिया में कोई पेपर नहीं है जिसमें एग्जामिनर ने बताया है भाई ये इस टॉपिक से सवाल करेगा। हाँ ना, तो सर आपने बोला भी था कि कोई भी मतलब रेगुलेशन और इकोलॉजी और थ्योरी तो सेम होती है। थ्योरी सेम होती है, बस उसकी एंगलिंग डिफरेंट होती है। वही ना, थ्योरी मेन होती है, थ्योरी पर लंबी तो करना आ जाती है बंदे को, 8 टू लेवल पे आती है। केस स्टडी तो वही रहेगी रेगुलेशन की, इकोलॉजी की। हाँ तो उसके लिए बेटा थोड़ी सी एफर्ट लिखना आना चाहिए। अभी लिखने की आदत तो खत्म हुई भी होगी मेरे बच्चों में। वो पूछे कि भाई अगर हमारी लाइफ में इम्पैक्ट कैसे करता है, झूठ कैसे करता है, वो ऊपर उसके जान वीकेंड 3 महीने बाद 3 हो गए मीडिया के पेपर की बात। बेटा जैसा काम जो है यूट्यूब के अंदर प्रेस को मैनेज करना है, प्रेस के बारे में अच्छे से पता। अच्छा जी आ जाए, आगे बढ़े, आगे बढ़ते। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आपके पास ये तो हमने पेपर के बारे में डिस्कशन कर ली कि भाई क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। अब पहले हम बात कर लेते हैं मीडिया रेगुलेशन के हवाले से। ठीक है, अब देखिए मीडिया रेगुलेशन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल सी बात हमारे पास समझ में आती है। देखिए एक हमारे पास इसके अंदर है प्रेस, जिसको हम कहते हैं प्रेस रेगुलेशन। क्या पंचायत है इसके अंदर? बहुत मतलब कीवर्ड्स थे, बहुत अजीब, समझ नहीं आ रही। फिल्म रेगुलेशन फिर भी इजी। टीवी एंड डिजिटल, इधर देखो और सिर्फ इधर देखो, मैं कैसे मैं तरीके से सिखा रहा हूँ। फिर आ गया फिल्म इस, और फिर आ गया हिस्ट्री। ये बात समझ में आती है? अब ये देखो प्रेस रेगुलेशन की स्टडीज अलग होंगी, हिस्ट्री की अलग होगी, फिल्म की अलग होगी। देखो मुझे अब उन इदारों को पकड़ लेते हैं जो जो इनको रेगुलेट करते हैं। फिल्म को कौन करता है? बीबीएफसी करता है यूके के अंदर, सही है। टीवी एंड डिजिटल को कौन करता है? ऑफकॉम करता है। गेम्स वाला भी इसी में आ जाएगा, क्या नाम है उसका? पीजीआई, पेजी। चलो पेजी को भी फिल्म एंड गेम्स को अलग ही मेंशन कर लेते। चलो इस तरह से याद कर लो, तुम कभी भी नहीं फंसोगे। आ जाओ, अब आ जाओ प्रेस रेगुलेशन में हमारे पास क्या आ जाता है? पीसी प्रेस कंप्लेंट कमीशन आ जाता है, पीसीसी था। उसके बाद फिर क्या हुआ? वो प्रेस कंप्लेंट कमीशन, सही है, व्हिच वाज कंसीडर्ड एज अ टूथलेस टाइगर।
सही है। फिर लेवेसन इंक्वायरी हुई, वो तो फोन हैकिंग। हाँ ठीक है। लेवेसन के इंसिडेंट के बाद मेरा बेटा अब क्या बना, प्रेस चार्टर बना। समझ आई बात, जिसके अंदर बताया गया कि भाई आपकी औकात क्या है, इसको बता दिया गया आपकी औकात क्या है। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया, क्लियर हो गया। हिस्ट्री के अंदर भाई मैंने आपको बताया था 15, 16, 17, 18 सेंचुरी में क्या होता था, हिस्टोरिकली बताया था ना, बुक्स को बैन कर दिया जाता था दिस एंड दैट। हाँ इंग्लिश जमाने में सारी इन्फॉर्मेशन इसमें, ये बात समझ में आती है। आपने एक्चुअल में क्या करना है, फिगर आउट करना है कंटेम्प्रेरी इश्यूज क्या हैं। अगर मैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज की बात किया तो एग्जिस्टिंग हालात की बात करें, प्रेस प्रेस स्टार्टर, ठीक है। अब जरा सा इधर देखो, तुम्हारे सामने हम खोलते हैं इसको, जो चीजें तुम्हें दी हैं मैं उसी से साथ ही चलूंगा, ठीक है। अब मैं सारे क्वेश्चंस निकाल के अलग से दिए हैं, पहले 50 मार्क का था, अब ये 30 मार्क्स का आएगा। क्या मुसीबत है। अब आ जाओ, अब क्या है, अगर मैं कंटेम्प्रेरी मीडिया रेगुलेशन की बात करूं, ये की टर्म्स प्रेस, देखो प्रेस का आइडियाज अलग है, प्रेस रेगुलेशन के आइडियाज अलग हो गए। भाई पहले प्रेस कंप्लेंट कमीशन था, लेवेसन इंक्वायरी बनी, ठीक है, इनको एनुअल टैक्स में से एलिमेंट मिलने लगा। फिर क्या हुआ, लेवेसन इंक्वायरी बैठी क्योंकि डेविड कैमरॉन वगैरह का फोन हैक हो गया था, सही है। फिर क्या, कंटेम्प्रेरी इशूज है ना ये, सही 11-12 था, सही है। फिर क्या हो गया, फिर इसके बाद जो है इसी एलिमेंट को हैकिंग स्कैंडल बना, फिर आपका एक नई चीजें डेवलप हुई, ठीक है, यानी कि जो है आपका प्रेस चार्टर डेवलप हुआ और उसके थ्रू जो है चीजें डेवलप होना शुरू हुई। फिर आया, मैंने आप लोगों को जो क्लास नोट्स लिखवाए ये फिल्म रेगुलेशन के लिए, ये नोट्स एक्चुअली फिल्म रेगुलेशन के लिए, बीबीएफसी के लिए। बीबीएफसी बोर्ड क्लास में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फंडेड बाय द फिल्म इंडस्ट्री रिस्पांसिबल फॉर द नेशनल क्लासिफिकेशन एंड सेंसरशिप ऑफ द फिल्म इन द यूके, ठीक है। अब क्या हुआ, बेसिक एलिमेंट है, आपने बीबीएफसी की बात करें, एग्जैक्टली फॉर एंड अगेंस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको रट के जाना तुम, समझ आई बात। इसमें क्रिटिक का मतलब क्या है, क्रिटिक का मतलब ये है कि जो रेगुलेशन होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए, रेगुलेट नहीं होना चाहिए, इसको रट के जाना, ये तुम्हें बहुत हेल्प आउट करेगा। अभी अब लेट्स सपोज, भाई सिंपल सी बात है, क्या क्या है, क्या सवाल पढ़ो देखो क्या है, लाजमी मीडिया रेगुलेशन में कहीं ना कहीं फॉरेन अगेंस्ट ऑफ बात करनी पड़ेगी कि रेगुलेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसा ही। हाँ अब देखो मेरी बात सुनो, फॉर क्या है, प्रोटेक्ट वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ आउट सोसाइटी फ्रॉम हार्म, ठीक है, रेगुलेशन से वल्नरेबल बच्चों को बचाता है, एक मिनट वायलेंस बचा, सुनो मेरी बात, अगेंस्ट क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच अफेक्ट करेगी, हाई से तो सेंसर करोगे तो खत्म होगी ना,
Children in particular need of protecting. Bobby doll experiment proves the hypodermis theory to be a sum of truth and that children will be influenced by what they see. Hypodermis model क्या कहता है? जो तुम करोगे देखोगे वही होगा तुम्हारे साथ. Passive audience, यार, exactly. Critic क्या है? Violence plays a vital part in our life as it's often catalyst for the other emotions that lead to films being made to express these. Emotional के therapist की जो बात होती है. हाँ वो इसमें आएगी, फॉर में आएगी. अगेंस्ट में आप बोलोगे कि भाई वॉयलेंस भी देखना जरूरी है, इमोशनल की धारे से आप. तो सर इसके अगेंस्ट में वो वाली पेपर में 2025 है टीचर को जो ऊपर बता दिया तो कौन से वाले? अच्छा हाँ याद है. वो जो भाई बहुत सारी पैक हो जाता ना, जैसे न्यूजीलैंड की फायरिंग हुई थी, न्यूजीलैंड फायरिंग केस के अंदर भी ऐसी हुआ. उसमें लिखा था कि वो सही है, खैर होती. आ जाओ अब आ जाओ, समझ में आई क्या करना है. हर थ्योरीज के साथ मेंशन किया हुआ है ताकि तुम एक पैराग्राफ बनाते रहो और उसको अपोज करते रहो. दिस इज द की एलिमेंट इन योर थ्योरी. एम आई राइट? नहीं समझ आया? हां यार समझ आ गया. इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं. ये कुछ थ्योरीज हैं, इनको अगर आप ऐड ऑन करना चाहें तो अपने आंसर्स में कर सकते हैं. कोई मसला नहीं आता. सही है. हाँ डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं. ठीक है. अब मैंने आप लोगों को जो थ्योरीज सारी करवाई हैं, जो मैंने आप लोगों को क्लास वर्क करवाया है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर आपके पास लिखा हुआ है, नहीं है तो किसी से ले लेना. अरे ये देखो, ये रहा, मैं यही चीज को ढूंढ रहा था. अब जरा सा इसको पढ़ो. सही है. अब क्या है, ये पूरा आंसरिंग का फॉर्मेट बना के दिया, सब कुछ डाल दिया भाई इसके अंदर. अब अगर किसी को नहीं आया ना इसके बाद देखो उसको सिर्फ मैं गोली मार सकता हूँ. और हाँ अकल लगानी है. अकल लगाए बगैर नहीं जा सकते आप इसके. हाँ ठीक है. समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? सही हो गया. सही. कोई सवाल रेगुलेशन के हवाले से प्लीज? कोई सवाल? अब मैं पोस्ट मॉडर्न मीडिया का पूरा कॉन्सेप्ट देखो. अगर मैं बात करूं ना मेरे भाई, व्हाट इज मेंट बाय पोस्ट मॉडर्न मीडिया. पोस्ट मॉडर्न मीडिया का मतलब है आज के दौर का मीडिया. ठीक है. अब मैं अगर आपको एक छोटी सी बात बताता हूं. देखें, दुनिया के अंदर अगर मैं एक बात कहूं, दुनिया एक तरह से कन्वेंशन. अब मुझे एक बात बताओ, एक तरफ है कन्वेंशंस, तौर तरीके, वर्सेस नो कन्वेंशंस. समझा रहे हैं हम आपको, कोशिश कर रहे हैं. अरे देखो, अगर मैं सही और गलत को लेके चलूं, सही है, एक तरफ जंग है राइट, वही तो बता रहा हूँ, वर्सेस रॉन्ग. अब मैं अगर ये बात कहूं, इस दुनिया में देयर इज नो वन ट्रुथ. असल में बच्चों को सिर्फ यही बात समझ में नहीं आती. अब सुन ले मेरी बात, होशियारी नहीं करना, बता रहा हूँ, समझ ले भाई. सुनना मेरा जुमला, समझ. इस जुमले की एक एक चीज के अंदर एक डेप्थ है, समझना. जब मैंने कहा देयर इज नो वन ट्रुथ, ये सिर्फ 5 जुमले नहीं है, ये एक्चुअल में पूरी थ्योरी है. यानी कि इसका मतलब ये है, आपने दुनिया के अंदर हर राइट को राइट मान लिया, हर रॉन्ग को राइट मान लिया. आपने कहा दुनिया में जब ये बात सच नहीं है, सही है, तो इसका मतलब दुनिया में नथिंग इज राइट
and nothing is wrong. हाँ सही है, समझ आई बात? नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। अब सुनना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। नरेटिव, इनका नरेटिव होता है, इज डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन, यानी कि ये इस चीज पर बेस करता है कि इंटरप्रिटेशन कैसे हो, यानी कोई बंदा किसी चीज को इंटरप्रेट कैसे करे। तुम्हें ये एक बंदे को हो सकता है ये चीज राइट लग रही है, दूसरे बंदे को राइट रॉन्ग लग रही, सही है। यानी कि द ट्रुथ और नरेटिव इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन, सही है। यानी कि हम कह सकते हैं ट्रुथ और नरेटिव is based on individual interpretation, सही है, बात समझ में आई बात? इधर देखो, अब क्या हुआ, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं पोस्ट मॉडर्न मीडिया के अंदर नथिंग लाइक वन, नथिंग like conventions or preset pattern, am I right? preset pattern, nothing like conventions, कोई convention नहीं। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम क्या कह सकते हैं, सुनना, पहले क्या था, कन्वेंशन ये थी एवरीथिंग शुड बी ओरिजिनल, ऐसा ही है, ओरिजिनल होनी चाहिए। फिर उसके बाद, लेकिन आज की दुनिया में मेरा चंदा क्या होता है, सुनना, आज दुनिया में कोई चीज ओरिजिनल होती है, सही है। आप मेरे भाई जब बात करते हो पोस्ट मॉडर्न मीडिया की, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बात क्या समझ में आती है, पोस्ट मॉडर्न मीडिया की जो बात समझ में आती है ना मेरे भाई, समझना इधर, ये क्या कहता है, ये कहता है ब्राय कोलाज पर यकीन रखता है। ब्राय कोलाज का मतलब होता है कोलाज बनाना, कोलाज बनाने का मतलब क्या होता है, एक चीज इधर से उठाई, एक चीज उधर से उठाई, दोनों तीनों को मर्ज करके कॉपी ऑफ कॉपी ऑफ कॉपी, सही है। ब्राय कोलाज एंड सिमिलर वो चीज मैं आ रहा हूँ, एंड पेस्टिज, PSTICH, पेस्टिज कॉपी हो गए, कॉपी ऑफ कॉपी ऑफ। ब्राय कोलाज होता है एग्जैक्टली, तो ब्राय कोलाज का मतलब होता है कि डिफरेंट चीजों को मर्ज करना। और एक ने कहा है कि मूवी जो फिल्म मेकर का जो कहते हैं कि भाई मेरी सारी जो मूवीज है मतलब ब्राय कोलाज और कैसे कॉपी, कौन सा नाम था अभी यार, आमिर खान की फिल्म आ रही है, क्या नाम है इसका, लाल सिंह चड्ढा, लाल सिंह चड्ढा, सही है। लाल सिंह चड्ढा जो है वो एक्चुअली किसी कॉपी है, नाम मैं भूल गया ना, हाँ 90s की एक फिल्म है, उसकी कॉपी है, सिंपल कॉपी, एडॉप्टेशन का जो नाम वर्ड यूज किया जा रहा है, सही है। अब मेरी बात सुनो, अब देखो उस जमाने में क्या था, कन्वेंशन क्या थी पहले के दौर में, आप क्या कहते थे, ये देखना, मीडिया वर कंसिडर्ड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, यानी कि मीडिया जो था वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी कंसिडर किया जाता था, ऐसी बात है। लेकिन अगर मैं पोस्ट मॉडर्न मीडिया की बात करता हूं, एग्जैक्टली, पोस्ट मॉडर्न मीडिया के अंदर क्या है समझिएगा, इट्स अ सिमुलेशन
of reality. It may be considered as a simulation of reality, not an actual reality. It may give you the feel of the reality, but it's not an actual reality. समझ में आई बात? यानी ये आप एग्जैक्टली अब देखो सिमुलेशन ऑफ रियलिटी, जिसको हम कहते हैं क्या, हाइपर रियलिटी का भी नाम दिया जाता है। इंटरटेक सही, पहले एक चीज कर लेना, सही है। हाइपर के साथ छोड़ दो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी को उस जमाने में क्या था, मीडिया का काम था रियलिटी को रिप्रेजेंट करना, सही है। अब इसकी वजह से क्या होता था, मीडिया स्टीरियोटाइप्स फॉलो करता था, स्टीरियोटाइप्स इन टर्म्स ऑफ क्लास, जेंडर, एथनिसिटी, एज, एम आई राइट, ठीक है। जो अब क्या होता है, इससे हाइपर रियलिटी, एग्जैजरेटेड रियलिटी। तो अब क्या होता है, मीडिया क्रिएट इट्स ओन रियलिटी, ठीक है, नैरेटिव बेस्ड रियलिटी। पहली चीज तो नैरेटिव बेस्ड रियलिटी होती है, पहली है नैरेटिव बेस्ड रियलिटी। क्या है बेटा, नैरेटिव बेस्ड। नैरेटिव बेस्ड रियलिटी का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात होती है, नैरेटिव बेस्ड यानी कि उस नैरेटिव के हिसाब से ये रियलिटी। तो मीडिया क्या करेगा, स्टीरियोटाइप ब्रेक करेगा, सही है। अब क्या है, लेट्स सपोज अगर बहुत सिंपल साइंस फिक्शन की बात की जाए, साइंस फिक्शन के अंदर जो बहुत सारी चीजें होती है, क्या वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं? नहीं देखिए करती हैं। अबे भाई हाँ, मुझे वहाँ हैरी पॉटर का वो ला के दे, क्या नाम है, सुपरमैन, तो उड़ता है वहाँ। बेटा वो तुम्हें फील हो रहा होता है, तो तुमने हरकतें की होती है ना, उससे तो फील होता है कि दुनिया में चीजें उड़ रही हैं, ठीक है। तुम्हें वो हैलुसिनेशन की फीलिंग है, इट्स नॉट लाइक अ सुपरमैन। नींद में जाते हुए भी होता है, जहाज समझ गया मैंने कहा ये जहाज। अच्छा आ जा, इधर आ जा। तो भाई सीन क्या है, पोस्ट मॉडर्न मीडिया जो है अच्छा अब आ जाओ इसके अंदर, मैं आता हूँ। अब इसकी कोर जब कन्वेंशन नहीं है, सही है, जब हमने कहा देयर इज नो पर्टिकुलर कन्वेंशन इन पोस्ट मॉडर्न मीडिया। अब देखना मेरा चंदा, तो अब इसमें क्या आएगा, इंटरटेक्सचुअलिटी भी आ सकता है कि एक फिल्म के अंदर दूसरी फिल्म का रेफरेंस। मेरा बेटा तुम्हारे पास सबसे ज्यादा एग्जांपल्स पोस्ट मॉडर्न मीडिया, सबसे ज्यादा एग्जांपल्स। मेरा पार मीडिया को डिस्करेज करने का रीजन ये है कि रेगुलेशन ऑफ पोस्ट मॉडर्न मीडिया की एग्जांपल्स बहुत आसान, सही है। इंटरटेक्सचुअलिटी का मतलब क्या होता है कि रेफरेंस ऑफ वन मीडिया टेक्स्ट इनटू अनदर मीडिया फॉर्म। इसमें सर यही तो आपको वॉइस पे थी, इसमें जरूर नहीं है कि आप सिर्फ हॉलीवुड की मूवीज के एग्जांपल हाँ दे सकते हैं, कोशिश करें एक हॉलीवुड जरूर रखें, मतलब 3-4 उसकी दे दी, हाँ। एक तो फिर लंबी करने के लिए याद आ गई हो सकता है, ठीक है। अब आ जाए आगे, आगे आते हैं थोड़ा सा। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। पहले जमाने में मीडिया जो था वो क्या होता था, समझना, मीडिया जो था वो कैमरे को इग्नोर करता था, कैमरे को इग्नोर करता था, ऐसी बात है। कन्वेंशन ये थी कि यू नीड टू इग्नोर द कैमरा, यानी कि आपने कैमरे को इग्नोर करते हुए परफॉर्मेंस देनी, सही है, आपने कैमरे को इग्नोर करते हुए परफॉर्मेंस देनी है। आपने बोलना है भाई कैमरा नाम की कोई चीज नहीं है, आई एम इग्नोरिंग द कैमरा, और मैं कोई चीज कैमरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं करूंगा, यानी कि इट वाज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। अब क्या हुआ, चूंकि इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपर रियलिटी, तो ऑटोमेटिकली सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी का एलिमेंट बढ़ने लगा। सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी का एलिमेंट क्या है, कहानी चलते चलते एक रुक जाएंगे और फिर कैमरे की तरफ देख के बोलेंगे देखा ऐसा हुआ है, सही है, समझ आई बात। दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। ये जो उसमें थी नॉन कन्वेंशन छोटी थी केजीएफ, यही हुआ था, और बस आपको बाजार में यही हुआ है, नहीं देखी सैफ अली खान बिजनेसमैन आदमी, तुमने बाजार में देखी यार, क्या आदमी, वो पैसे के बारे में, पैसे उसके ऊपर है, स्टॉक मार्केट, सही है। तो वो देखी थी स्टॉक मार्केट वुल्फ ऑफ वॉल क्लास, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में भी है, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट ने भी बहुत सारे कन्वेंशन
सही है आपने उसके बिहाइंड द सीन देखे थे यार क्या एक्टिंग है 3 2 1 एकदम से चेंज हो गया बंदा वो जो ऑफिसर चेंज हो हां सोच रहा होता है एकदम से कहते हैं स्टार्ट क्या यार क्लास एक्साइटमेंट हो गई मैंने अपना वेट कितना कुछ क्या बहुत चेंज हो गया तो यार वो आप कुछ सोचो वो बंदा जब मैंने अपनी जिंदगी में बचपन की फिल्म देखी टाइटैनिक देखी है तुम लोग तो पैदा भी नहीं हुए टाइटैनिक के 90s में तो आई थी 90s में बाद में देखी हमारे बचपन की फिल्म है यार आपके बचपन में तो फाइट क्लब हाँ वो तो अब टाइटैनिक तुम देखो यार क्या उस क्लास उसने मेंटेन किया 11 उसका ये ना 11 है 12 इसमें टाइटैनिक 11 साल कितनी ये उसका टाइटैनिक शायद इतने ही साल या 11 हाँ ऐसे ही कुछ था देखो जमाने में भाई से आप एक्चुअली टाइटैनिक का जो सीन किया था वो जो क्रोमा का यूजेस था वो बहुत ज्यादा क्रोमा वॉल को इस तरह से उसने यूज किया था उसने फिर स्विमिंग पूल में शूट किए थे वो आई थी तो ये पूरी फिल्म से स्विमिंग पूल में शूट कुछ एक जगह कुछ शॉट्स हैं जो उसने वहां पे लिए हैं बीच पे लिए लेकिन मेजर फिल्म से स्विमिंग पूल में जो उस जमाने में कोई जमाने में लेके आ गए तो अब क्या है सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या होता है कि आप कैमरे की तरफ देख के कहां नैरेटिव को बिल्ड करो यानी कि ऑडियंस को एंगेज करो इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रीवियस फॉर्म ऑफ नैरेटिव ये पुराने नैरेटिव के अंदर आती ही नहीं थी समझिए सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी यानी कि यू आर रिफ्लेक्सिव विद द कैमरा ये पहले तो नहीं इग्नोर करते थे ना आप कैमरा बिकॉज आप तो बोल रहे थे कि एक रियलिटी एक रियल लाइफ सीन है जिसको दिखाया जा रहा है आप यही नरेट कर रहे हैं ये जो ड्रामा है एक रियल लाइफ हो रहा है और हमने इसको पिक्चराइज करके शेयर कर अच्छा अब मैं अगर आपको और आगे लेके चलता हूँ आपके साथ तो हमें और क्या बात समझ में आती है देखिए ये बात समझ में सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी समझ में आ गया ठीक है अब मैं आपको क्वेश्चन के ऊपर ले आता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए अब देखो समझना पढ़ूंगा तुम्हारे सामने पोस्ट मॉडर्न मीडिया रिजेक्ट्स द ट्रेडिशनल मूवमेंट ऑफ मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म क्या था कन्वेंशन की मूवमेंट थी सही है a movement that occurred in the late 19th century driven by the utopian ideal vision of human life as the basis यानी कि rational vision यानी कि scientific vision यानी कि one truth वाले लोग समझ हमारे आसानी के there is only one truth की बात करते हैं सही है Postmodern media often opposes the traditional grand narrative that associated itself with a totalizing form such as love, politics, religion, a बहुत simple and to understand the reality. देखो मेरी बात सुनो अब मेरी बात सुनना क्या नाम है लड़के अगर मैं तुम्हें हिस्टोरिकली लेके चलूँ ना मेरी जान तो दुनिया में कहा जाता है एक थ्योरिस्ट था उसका नाम था ऑगस्ट कॉम्टे वो भाई मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ठीक है ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा था कि दुनिया में जो फर्स्ट फेज था ना नॉलेज का वो था थियोलॉजिकल फेज क्या था मेरा बेटा थियोलॉजिकल का मतलब था रूल ऑफ रिलीजन वन नैरेटिव आ गया वन ट्रूथ आ गया पुराने जमाने के लोग दुनिया की हर चीज को रिलीजन से नैरेट करते थे सही है अब उसके बाद क्या हुआ मॉडर्निज्म का दौर शुरू हुआ जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव एरा उसने नाम दिया था किसने ऑगस्ट कॉम्टे ने नाम दिया था पॉजिटिव एरा का मतलब क्या होता है रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक रूल ऑफ साइंस एंड रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक आ गया पहले रूल ऑफ रिलीजन था फिर रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक आ गया ऐसी बात है भाई यार क्या करो तो मैं ट्यूशन की तरह पढ़ा रहा हूँ बिठा के अच्छा आ जाए हाँ सही है और मैं यार तुमने पढ़ना नहीं है मैं क्या बोलूँ लिखा हुआ यहाँ तो बता दो मुझे तो मैं मान लूंगा यार अच्छा ओके थैंक यू हाँ जो काम हुआ देखो क्या हुआ रूल ऑफ रिलीजन था फिर रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक हुआ ये बात समझ में आती है ठीक है यानी कि देयर इज ओनली वन फॉर्म ऑफ नैरेटिव फॉर द पीपल ठीक है देयर इज ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रुथ गॉट इट
But if you talk about the postmodern form of era, it means they opposes all the grand narratives, all the conventions. Rather it is religion, rather it is politics, rather it is science, rather it is logic, or rather it is anything. They empower the individual. They empower the individual to understand this thing, that there is no one narrative, and individual have a right to develop its own narrative on the basis of his own experiences. Individual have a right. They are more inclined towards the idea of individualism. Got it? They are more inclined towards the idea of individualism. Like they give autonomy to a director that he or she can break any form of narrative, any form of convention. Okay, we can also add on one more thing in our last slide, like non-linear narratives. Previous non-linear narrative stands for the story starts from the ending of the story, and then they just conclude their story from the start, rather than moving from the pre-equilibrium, equilibrium, conflict and re-equilibrium. They are बहुत सारी, हाँ हो सकती है, देखी नहीं लेकिन बहुत सारी फिल्म में फॉलो हुआ है, ठीक है, समझ लो। तो ऑटोमेटिकली क्या है, it's more about the idea that they support the idea of individualism, that the individual have a right to develop its own narrative, rather it's on the basis of politics, religion, science, or anything. Correct? So they also oppose anything related to the conventions. They also oppose anything related to the conventions. उन्होंने कहा कन्वेंशन नाम की कोई चीज नहीं होती भाई। ठीक हो गया, आगे आते हैं। Instead, postmodern media often subverts and disregards the conventions such as time, space, narrative to create a deliberate distortion of reality, to create hyper-reality. Rather, it adopts the referential techniques such as bricolage and prestige with the intention of being read by the literate audience. Ab samajhna mein. According to the postmodern ideology or idea, that our audience are literate. They know this thing, that this is the form of hyper-reality. That this is a hyper reality, this is not a core form of reality. Am I right? They understand this thing, that is not the core reality. Correct? According to postmodernists, our audiences are active, not passive. Active audience means they have an ability to analyze the media text. So they can understand this thing, that is not a reality, this is a constructed reality. This is a simulation of reality. Exactly, they know this thing. According to the postmodernists, our audience are active. They have a okay, okay. So if we talk about the postmodern era, they assume this thing, our audiences are active. They are having an ability to analyze a media text. So our audiences are illiterate. हाँ? मतलब ये है कि सर देखें, हमने कहा ना हाइपर रियलिटी, कहते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट की ये अजम्पशन है कि हमारे ऑडियंस को ये पता है ये हाइपर रियलिटी है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी नहीं। समझ लो, इन्फ्लुएंस नहीं होती है उसमें, इन्फ्लुएंस होती है, उनको पता है कि ये चीज ऐसे, ठीक है। अगर पैसे होते तो वो इस बात पे यकीन कर लेते ना कि स्पाइडरमैन की तरह हम भी इंसान भी इधर से उधर घूम सकते हैं। सही है, समझ आई रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। आ जाओ, अब टेरेंटिनो को पढ़ लो यार, टेरेंटिनो मतलब सही है। इसके अलावा टेरेंटिनो की बहुत सारी फिल्में इसके अंदर बुक ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। अभी टेरेंटिनो में इंग्लोरियस बास्टर्ड्स की एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपलीफाई द रिजेक्शन, creating a distorted reality that challenges modernist utopian theories through manipulating the audience's perception of war. By the film immediately creates a distinctive style seen through the use of visible chapters. अब क्या किया था इसने, आपको फिल्म बताता हूं क्या, ये फिल्म येलो टेक्स्ट दिया था। इस फिल्म को देखना बड़ी क्लासिक फिल्म है, देख लेना, ये आजकल में देख लेना, फायदा होता है। अब मैंने बोल दिया, मनु साहब ने नहीं देखेगा, मुझे पता है 2 घंटे जाएगा। अच्छी फिल्म है, मजा ना आए पैसे वापस। समझ में आ जाएगा। तो ये पोस्टमॉर्टम देखो, कन्वेंशन ब्रेक करना ना, उसने क्या किया, नैरेटिव कैसे होता है, कहानी कैसे बनाई जाती है। कहानी ऐसे बनाई जाती है मेरे भाई कि मैं कहानी शुरू करूंगी, एक था बच्चा लड़का, एक थी लड़की, दोनों की हो गई शादी, दोनों हो गया फड्डा, बच्चा हो गया, ऐसे तो होता है। अच्छा ठीक है, ओके सर आगे बढ़ो। तो
अब ऑटोमेटिकली इस चीज को थोड़ा सा आगे समझते हैं। ये एक सिंपल सा नैरेटिव स्टाइल है। दूसरा फॉर्मूला ये है कि मैं बुक्स के स्टाइल को फॉर्म, बुक्स में क्या होता है, डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, सही है। इंग्लिश भाषा देखना, उसमें भी यही चैप्टर्स हैं। बहुत सारी फिल्म में डिफरेंट चैप्टर्स को फॉलो फॉर्मेट को फॉलो किया गया। सुनो, the film immediately creates a distinctive style seen through the use of visible chapters, a convention associated with the medium of literate text. A distinct hyperreality is therefore created as a self-conscious from the Prestige addresses to the audience that it is non-linear narrative. Prestige क्या छापा मारा हुआ है, सही है। Prestige एक्चुअली वो छापे को कहते हैं जो नॉर्मली आर्ट में लगता है, उर्दू में इसको सुरखा कहते हैं, सुरखा छपा। सही। मेरे अब्बा मुझे बचपन में हमेशा कहते थे कि जब मैं पढ़ा था मीडिया और मैं लिखता था बहुत सारी चीजें, जब मैं भी डिबेट्स वगैरह किया करता तो मैं लिखा करता घर पे सुना देता, तो बोलते बेटा छापा मारा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ लेकिन लिया है कहीं से। हाँ, रेफरेंस और कोई देता कोई भी चीज नहीं है। एक्चुअल में उस जमाने के लोगों को लगता था कि दुनिया की हर चीज नहीं होनी चाहिए, सही है। पोस्ट मॉडर्न मीडिया ने कहा कि भाई नहीं हो सकती, समझ आई बात। मैंने बहुत सारी चीजें, मैंने एक प्ले लिखा था ट्रिब्यूट टू लिटरेचर के नाम से, उसका नाम मैं भूल गया, इंग्लिश में नाम था उसका। बहुत बहुत अच्छा गया था वो प्ले। वो एक्चुअल में क्या था, मैं उसको तुम्हें पूरा, तुम्हें ब्राय कॉलेज की एक बेस्ट एग्जांपल। एक्चुअल में वो शेक्सपियर और गालिब की का कन्वर्सेशन है, जिसमें गालिब अपने शेर पढ़ रहा है और शेक्सपियर अपने अपने पैसेजेस लेके आता है, ठीक है, पैराग्राफ बात करता है, ठीक है। फिर फिर होता क्या है कि उसके अंदर फिर मंटो भी आ जाता है। मंटो का वो जो ओवरटेक सिंह का भी एक रेफरेंस है, फिर उसके अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ का भी एक रेफरेंस है, फिर हमने उसके अंदर वो उसका रेफरेंस आ रहा था, अनारकली के रेफरेंस आना है, उर्दू का पहला अफसाना था, सही है। तो वो ऑटोमेटिकली वो दोनों की एक राइवलरी होती है, एक तरफ से उर्दू आता है, एक तरफ से इंग्लिश लिटरेचर आता है, तो वो दोनों अपने आप को एक तरह से डेवलप कर रहे हो। एक्चुअली फिर वो एंड में हमने कंक्लूड ऐसे किया था कि इट्स अ विनिंग, इट्स नॉट अबाउट द लैंग्वेजेस, द लिटरेचर इज बियॉन्ड द लैंग्वेजेस एंड दिस एंड दैट। तो वो अब क्या है, क्या टोटल छापा है, सही। उस पूरे स्क्रिप्ट में से शायद 20% लाइन या 25% लाइन मेरी लिखी हुई होगी, बाकी सब चीजें एक सीन इसका अच्छा लगा, वो सीन बनाए थे मैंने, जाहिर सी बात एडॉप्टेशन में नहीं आया। एडॉप्टेशन का मतलब ये कि मेरी एक कहानी के अंदर मंटो जो है यूज हो रहा है, प्रेस्टीज नॉर्मल इसका वर्ड होता है, एडॉप्टेशन की एक फॉर्म है, स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। ये बेसिक कीवर्ड है। हां, सारा देखे जाते हैं, क्या कहते हैं, अब जैसे मांगा वगैरह होते हैं, कॉमिक्स वगैरह होते हैं, मार्वल अडैप्ट करके मूवी बना देता है, एनिमे बन जाता है। ये अडैप्टेशन में आपका भी सेम सिमिलर केस था, आपने बुक की लिखा है, आपने लेवल कर। हाँ, हो सकता है। एडॉप्ट प्रेस्टीज एक्चुअली एडॉप्टेशन की ही फॉर्म होती है, स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं। This is reinforced to the introductory title of Once Upon a Time in Nazi-occupied France. Again, a direct reference to the fairy tale genre. Once upon a time. देखिए थे, हाँ, सही है, ठीक, thank you so much. This complies with the Levi-Strauss theory of the addition with the concept of dry collage, as Tarantino has taken socially recognizable debris from the fairy tale genre and combined it with the war film, ठीक है। डेब्रिस का पत्थर कहते हैं, डिफरेंट पत्थरों को मिलाओ और एक बिल्डिंग बनाना। पी लो ना, ये खत्म कर लो फिर चले जाना। हाँ, नहीं है, बहुत है। अच्छा, ओके। This also adheres to the Guinness theory of hypertextuality, as Tarantino has modified the hypertext of fairy tales and applied it to the audience preconceived idea of expected violence, challenging the modernist visions of and disregarding the boundaries of the war genre. Structurist thinking is challenged again through the use of yellow text of subtitles and titles, indicating Tarantino's signature postmodern style by distancing himself from the conventional white text choice. This supports a theory such as 390 that defines postmodernism as style over the content, as it strikes the literate audience as unusual and breaks the rules of the war genre. अब मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह ने थोड़ी सी अकल दी ना, इसी पैराग्राफ को भी तुम रट लो ना, तो 4 एग्जांपल से और निकाल सकते।
आखिरी लाइन में क्या बोला कि स्टाइल और कंटेंट, यानी कि पोस्ट मॉडर्न इज मोर अबाउट द स्टाइल्स रादर देन कंटेंट, यानी कि कंटेंट सेम रहता है, सही है, लेकिन स्टाइल चेंज हो जाता है। पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या होता है, कंटेंट सेम रहता है लेकिन स्टाइल जो होता है वो चेंज हो जाता है, ऐसी बात। उससे वही नहीं कि मतलब ये इंटरेस्ट है जिसमें रेफरेंस लिया अपने कॉन्सेप्ट में और उसका बस कंटेंट में एग्जैक्टली उससे मतलब मैं डिजाइनिंग बोली जाती हूँ। हाँ। हाँ अभी मैंने ट्रेनिंग ली है यार सनी अल्फा A7, अल्फा A7 की ट्रेनिंग ली है मैंने कल लास्ट वीक। हाँ हाइपोटेक्सुअलिटी का मतलब ये होता है कि इनहेंस्ड फॉर्म ऑफ रियलिटी, हाइपोटेक्सुअलिटी रेफर्स टू द आइडिया द इनहेंस्ड फॉर्म ऑफ रियलिटी, बहुत सिंपल सी बात है, एग्जैजरेट करना रियलिटी को, ठीक है, यानी कि एक चीज जो है, या फिर देखो हाइपोटेक्सुअलिटी का मतलब सिर्फ एग्जैजरेटेड रियलिटी नहीं होता, ये बात भी ध्यान में रखना, इट्स मोर अबाउट, अगर हम पोस्ट मॉडर्न मीडिया की बात करें, इट्स मोर अबाउट द सिमुलेशन ऑफ रियलिटी, दैट इट मे गिव यू द फील ऑफ रियलिटी बट इट्स नॉट अ रियलिटी, यानी कि ऐसा लग रहा हो कि ये रियलिटी बट रियलिटी नहीं है। जैसे बहुत इसकी जो एग्जांपल है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, अगर मैं आपको बहुत जनरल लाइफ के अंदर एग्जांपल की बात करूँ, जैसे कि बहुत सिंपल सी बात क्या समझ में आती है, भाई लेट्स सपोज जो एक होता है हमारे पास ऑरेंज, सही है, ऑरेंज मैंने कहा भाई इट्स एन ऑरेंज, ठीक है, फिर मैंने कहा ऑरेंज जूस जो हमारा टेट्रा पैक का ऑरेंज जूस होता है, ठीक है, अब उसके ऊपर लिखा हुआ है इट्स हैविंग ओनली 5 to 10% ऑरेंज पल्प, ठीक है, इसके पास सिर्फ इस पूरे ड्रिंक के अंदर 5 to 10% ऑरेंज पल्प है, बाकी सारा दूसरे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वगैरह हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हमें हमें पता है कि यार इट्स अ एग्जैजरेटेड रियलिटी, बट वो ऑरेंज जूस की जो फील है वो हमारे दिमाग के अंदर जो उसका ग्राफिक्स है वो इतना जबरदस्त तरीके से बैठा हुआ है कि हमें लगता है कि ऑरेंज जूस ही एक्चुअल में रियलिटी है, ऑरेंज यानी कि जो एक्चुअल ऑरेंज है वो कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है एज कम्पेयर टू ऑरेंज जूस, क्योंकि वो उसका जो इम्पैक्ट है ऑडियंस के दिमाग के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा है। समझ आई बात? कितना कितना 4G गायब हो जाएगा? नहीं 4G का पैकेज हो तो बैटरी जाएगी कर लो पहले एक मरतबा कर लो बेटा, नबिया समझ में आया? ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने इस चीज को बहुत फोकस किया हुआ है कि जिनका जो एक्चुअली पोस्ट मॉडर्न मीडिया ना वो बेस्ड ही हाइपर रियलिटी पे करता है, वो क्या करता है कि भाई आपका अल्लाह भला करे, because the whole media, let's suppose if we talk about the science fiction genre, ठीक है, if we talk about the action genre, it's more about the exaggerated form of reality, like if you talk about Disney, अच्छा इसकी एक थ्योरी होती है जिसको हम कहते हैं डिज्नीफिकेशन की थ्योरी कहते हैं, कि डिज्नी ने अपना लेट्स सपोज जितने भी डिज्नी क्या कहते हैं डिज्नी रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं वो सारे एक्चुअली मोर अबाउट द आइडिया ऑफ एग्जैजरेटेड रियलिटी, डिज्नीलैंड जो है जितने भी डिज्नीलैंड, तो अब वो ऑटोमेटिकली क्या है, तो 14 थीम पार्क्स हैं इनके पास, ठीक है, अब 14 के 14 थीम पार्क्स एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, वो ऑडियंस को इंगेज कर रहे हैं विद द हाइपर रियलिटी, मतलब जैसे वो कार्टून, एग्जैक्टली इट्स एन एंगेजमेंट विद द हाइपर रियलिटी। अब लेट्स सपोज कि वो कार्टून कैरेक्टर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, चल रहा है, जो कुछ भी, क्लियर होगी बात? बाकी आप म्यूजिक की भी एग्जांपल वगैरह को यूज कर सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर समझा दिया। भाई बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही बेसिक से अंडरस्टैंडिंग आपको देता हूँ। अभी क्या नाम है उनका, शालम भाई आए हुए थे, सही है, देखा तो अब वो एक्चुअल में दे वर द पायनियर्स इन पाकिस्तान फॉर द
prestige music or you can say the bricolage based music, the fusion music, जिसको fusion music कहते हैं, जिसके अंदर आप classical music को आप इसके साथ merge कर रहे हो तो western music के साथ merge कर रहे हो. Clear हुआ? तो अब automatically क्या है कि this is a merger of the music. They are creating one different genre by collaborating, by developing, by mixing two genres or two narrative form. Clear हो गई बात? Any confusion clear? अच्छा अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया. अब आते हैं मीडिया इकोलॉजी की तरफ. कौन सी वाली एग्जांपल किसके? मीडिया पोस्टमॉडर्न मीडिया की. अच्छा इकोलॉजी. अब चलो मैं इकोलॉजी को तुम्हें वन बाय वन एस्टैब्लिश करता हूँ. पहले इकोलॉजी में हमारे पास चीजें कौन कौन सी, पहले मैं चीजें कौन कौन सी फिर मैं तुम्हें. सर आप सब्र कर लेना, एक सेकंड. ये मैं आपकी मोहब्बत में मैंने स्टार्ट कर दिया. क्या लिखा हूँ? मीडिया इकोलॉजी. Ecology is more about environment. Ecology is more about environment. ठीक है कि मीडिया का environment क्या है. सही. अब उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले वेब 1.0 2.0. देखो मैं तुम्हें बताऊं, CI अपने टाइम से कितना आगे चल रहा होता है. आज जाके दुनिया में वेब, पाकिस्तान ऐसी कंट्री में वेब 3.0 की बात हो रही है. किसी को नहीं पता क्या है, अब जाके बात हो रही है ना. यानी कि पता है NFTs and everything, metaverse and everything. ठीक है. ऑफ. अब लेके हम प्रोडक्शन में इतना नुकसान नहीं हो. हमने नुकसान जो हमने बाइंग सेलिंग में था नुकसान होगा, हमने प्रोडक्शन में कंप्लीट किया, कवर अप कर दिया. ब्रेक इवन में नुकसान करवाता है. अभी क्लास के बाद बात करता हूँ यार. मैं आज का तुम्हें वाकया बता रहा हूँ. मैंने 3 बच्चों की इंटर्नशिप लगवाई थी. 3 में से 2 छोड़ के भाग गए. मैंने सर आपने सेट एयरपोर्ट के सारे प्रोडक्ट फ्री ऑफर शुरू किया, उसको कंटेंट जमा करना ताकि यूजर को पता हो कि करता हूँ. यूजर ने मिक्सर के टूल ले लिया और गाना ने देखा कि वो जो मिक्सर 20 वाला था, 20 पे क्या था मिक्सर तो रात में था. तब गाना ने कहा कि यार तुम्हारे वीडियो में थोड़ा सा था मतलब मजा नहीं आया. आपने बोला था कि यार तुम्हारे पास कैमरा अच्छा है, मैं सोचता फिर मुझे किया था भाई बात हादसा मेरे कैमरे का हादसा, कैमरे का हादसा. मेरे पास 3 साल पहले वो था. इतना डिफरेंस नहीं है ना मेरे भाई. तुम हाथ साफ क्यों नहीं करते? हाथ साफ है बट हर किसी को भाई क्वालिटी चाहिए. कुछ मेरे पास था उसमें 1080 था 30 fps में सब कुछ स्मूथ भी चाहिए. तो मैं 600D के ऊपर मैं अपना काम दिखा दूं तुम्हें. 600D दिलना सारा कैमरा किया. दिलना देखा है 600D पे शूट हुआ. सर मैंने अपने स्कूल के सारे शूट 7 से लेके 11 क्लास तक मैंने उस पे 80 50 100 600D पे निकाला है. सिर्फ कुछ भी नहीं करता, ISO कंट्रोलर करके खत्म बात. ISO के हाथ में कंट्रोल रखता हूं और लाइट मैनेज करना जानता हूं, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं करता. मेरा फेवरेट कैमरा अगर तुमने सब बोला तो 600D फेवरेट है. रोबस्ट कैमरा. आधे घंटे का लेक्चर के अंदर बंद नहीं होता. इसने 3-3 4-4 घंटे की वर्कशॉप की. एक अल्हम्दुलिल्लाह जरा सा कोई पंगा डाला है. रोबस्ट कैमरा है. सोनी ना आधे घंटे के बाद ना गर्म होने शुरू हो जाता. A64 रोबस्ट कैमरा नहीं है. मेरा ग्लास कैमरा नाजुक कैमरा है. समझ रहे हो? ये तमाम चीजें जो रेड गर्म हो जाता है, सांसें फूल जाती है डायरेक्ट. पंखे में रखेंगे, AC खोल के रखेंगे, ठंडा हो तो खोलें. चलें जी. वेब 1.0 2.0 3.0 थी. आप देखो मेरी बात सुनो. अब मैं अगर केसेस की, अब मेरे को ये बात सुनो. अब इसके अंदर तुम जो मेटावर्स हो गया, तमाम चीजों के वेब 3.0 पे बात करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग,
इन तमाम चीजों में बकवास नहीं लिख के दो मुझे। सिमेंटिक वेब 2 लाइनें आती हैं तुम लोगों को, वेब 3.0 कंप्राइज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सिमेंटिक वेब, खत्म, आ जाओ उसके। और सबसे ज्यादा लिखते हैं वेब 1.0 2.0, जिनकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, सबको पता है क्या चीज। सर 3.0 ये आपने लिखवाया था जॉन मार्कलो और टेक्सास का नाम। एग्जैक्टली। और उसके अंदर सीन ये है वेब 3.0 के अंदर, इट्स अ कंटेम्पररी एलिमेंट। इसकी सबसे बड़ी नेगेटिव एलिमेंट ये है कि बहुत सारी चीजें बिजनेस खत्म हो जाएंगे, इकोनॉमिक डाउनफॉल आएगा। जब ये फाइनेंशियल क्राइसिस का जो एंड है ना, 2008 का जो क्राइसिस आया था, उसके बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस का जो एंड है वो यही है। तो सर इसका डिसएडवांटेज में भी आ जाएगा कि मतलब वर्किंग क्लास को अपॉर्चुनिटी खत्म है। लेबर क्लास को आपका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होगा, नहीं, मिडिल क्लास में सबसे ज्यादा हिट होगा, क्योंकि आपकी जॉब जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है ना दुनिया के, जब टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, टेक्नोलॉजी ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू टेक्नोलॉजी बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा हिट आपकी मिडिल क्लास को आता है। समझ आई बात? सबसे ज्यादा हिट आगे सारे अकाउंटेंट चले जाएंगे। समझ आई बात? अब जो लोग उसमें शिफ्ट कर जाएंगे, उस नए सिस्टम में शिफ्ट कर जाएंगे, वो जीतेंगे। ट्रेडिशनल टीचिंग खत्म हो जाएगी अगले 5 साल। मार्शल ने कहा था कि इसमें तो वर्ल्ड बदल रहा है। सर्कल की उसमें आया है कि लोअर मिडिल क्लास के पैसे बढ़ेंगे, उसके सर को क्लास गिरने ऐसे ही होगा। अब देखो मेरी बात सुनो ना, मैंने कहा क्या कहा। अब एज अ टीचर, मैं पर्सनली अगर मैं एज अ टीचर बात करूं, मैं अपना पूरा सिस्टम ऑनलाइन शिफ्ट कर, YouTube किस चीज का बंधन है, इसी चीज का बंधन है। यानी कि मैं तुम्हें बताऊं, मेरा जो सिर्फ सोशो गुरु वाला वो है, उसको मैं 2-2.5 महीने में खोले, उसके ऊपर इस महीने 14,000 व्यूज। हाँ, तो अब क्या है, 14,000, अब क्या है, डेवलपमेंट है। जो लोग इवॉल्व कर जाएंगे चीजों के साथ, वो सस्टेन कर जाएंगे, और जो लोग इवॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो फिर वो ऑटोमेटिक देने पे बच्चे भी ऐसे मतलब कि बहुत मोनेटाइजेशन नहीं, वॉच टाइम 2200 घंटे हो गए, 22 आवर्स। सही है। तो ऑटो क्या है, डेवलपमेंट है ना, तो समझ लो मेरी बात। तो ये तमाम कॉन्सिक्वेंसेस में आ सकता है। फिर आ गया आपका वी थिंक, हाँ एक सेकंड, 2 से सोशल मीडिया का सैंपल वाला, 3 जो है सिमेंटिक वेब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस, एग्जाम वी थिंक हो गया। अच्छा फिर क्या हो गया, विकिनॉमिक्स। अब क्या है, मेरी बात सुनो, ये सारी केस स्टडीज है ना मेरा बेटा। फिर आपका आ गया लॉन्ग टेल, इसी में आएगी। इसकी वजह ये लॉन्ग टेल भाई क्या है, देखो नेटफ्लिक्स किस में आ रहा है, न्यू कंजम्पशन पैटर्न आ गया। टेल क्या है आपके पास, देयर इज नो नथिंग लाइक वन शेल्फ स्पेस। ऑनलाइन मीडिया में क्या शेल्फ स्पेस नाम की कोई चीज है? अब लेट्स सपोज, बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैंने जिस दौर में पढ़ा है, ठीक है, मैंने तो रील वो उस पर पढ़ा है, रील कैमरा में पढ़ा है, सही है। जो D50 कैमरा होता था, मैक्सिमम हमारी औकात D50 रेंटल करने की, सही है, या PD170 रेंटल करते थे, सही है, जो एक्चुअली रील पे शूट करते हैं, एनालॉग पे शूट करते थे। देखो मेरी बात समझना, अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या एनालॉग के ऊपर मैंने अभी जो अपने सिर्फ YouTube पे जो वीडियोस डाली है के ऊपर, वो 125 128 की मेरी वीडियोस डाली है, 128 वीडियोस डाली है। अगर मैं उन वीडियोस को हार्ड कॉपी में रखता तो मैं कितनी जगह कैपेसिटी चाहिए, ठीक ठाक काम करना। अब क्या हुआ, बट द वर्ल्ड इज चेंजिंग, डिजिटलाइजेशन है, क्लाउड बेस्ड, जरूरत ही नहीं है मुझे रखने फुटेज कैरी करने की, ऑटोमेटिकली द होल वर्ल्ड इज चेंजिंग। लॉन्ग टेल फॉर्मेट है, सही है, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, लव फिल्म है, ये तमाम फॉर्मेट्स क्या है, ठीक है, जिसको हम OTT प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, ओवर द टॉप। एनवायरनमेंट चेंज हो गया। देखो एक्चुअल में आपने लिंक करना है इसको, मार्शल मैकलुहान की जो थ्योरी आगे, द मीडियम इज अ मैसेज, टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू इवॉल्व एवरीथिंग, एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। मार्शल मैकलुहान ने तो
अपोज किया था ना मीडिया इकोनॉमी का 1964 नहीं प्रपोज किया था, अपोज नहीं किया था। पढ़ो एक जरा। आंसर दिया दी पोस्ट में सिर्फ एक वो उसको किया था कि क्या नाम है कि मीडिया में जो मैसेज है वो उसे एग्रीकल्चर बोलते हैं, जैसे बायोलॉजी में बैक्टीरिया का बोलते हैं। हाँ तो उसका उल्टा लिखा हुआ डी बोसमैन ने ये उल्टा और एक किया तो मार्श मॉडल ने किया उसमें लिखा ये देखो 1962 में डाउन किया व्हाट प्रपोज, तुम उसको अपोज पढ़ रहे थे क्या? मैंने बस का पढ़ा था, बाकी सब चीजें तो डी बोसमैन ने सिर्फ ये किया था कि मीडिया में से इस थ्योरी के साथ लिंक करना लाजमी। ये तो सर याद है ये तो मैंने रटा है। ये रट के जाना है, जैसे कुछ भी डालोगे इससे लिंक नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। ये कैसे इफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को, कम्युनिकेशन अजम्पशंस क्या है? assumptions भी ऐड हाँ आ जाए, यहाँ तक क्लियर होगी बात। ठीक, अब आ जाए फिर इस चीज को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। इसलिए आपको बता सकते हैं कि नेटफ्लिक्स के जो लोग थे वो सामने लिखवाया था तो मैं आज ही रात क्लास में हाँ अम्मी ने मना किया था, डैडी ने। मैं गया वाला कहीं तो फिर जब हाँ खैर होती है, कोई मसला नहीं है, मैं हूँ ना। आ गए बस इसके बाद यूनिवर्सिटी के टीचर से मत बोलना, वरना वो तुम्हारे साथ वो करेगा। यही जैसे यूनिवर्सिटी कह रही है एग्जाम की वजह ग्रेजुएट के लिए याद है जर्नलिस्ट के लिए नहीं है ग्रेजुएट फिर मैं ट्रांसफर हुआ एक सेमेस्टर पढ़ के इस्लाम नहीं दिया था। ये देखो क्या है, यहाँ पर टाइम चल रहा है, क्रिस एंडरसन की थ्योरी है। यहाँ टाइम चल रहा है, यहाँ रेवेन्यू चल रहा है। सही है, ये देखो फिल्म रिलीज हुई, टॉप नॉच रेवेन्यू रहेगा, टॉप नॉच रेवेन्यू रहेगा, ऐसा ही है। डिक्लाइन में आएगा 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 आएगा, और फिल्म जब बंद हो जाती थी पहले तो बिल्कुल आके खत्म हो जाता है, ऐसे ही था। अब क्या है कि यहाँ तक तो आपने फिल्म को सिनेमा रिलीज के लिए प्रेजेंट कर दिया, अब यहाँ से आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म को स्टैब्लिश कर दिया। ये आपकी क्या है, लॉन्ग टेल है। ओटीटी हो गया, लाइक फेसबुक हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, डिज्नी हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, यहाँ पर रिलीज कर दिया फिल्म को। पहले क्या होता है, यहाँ पर आके रेवेन्यू 2 हफ्ते के बाद जब शेल्फ स्पेस खत्म हो जाती थी तो हेड के बाद रेवेन्यू आगे कंटिन्यू नहीं होता था। इसमें एग्जांपल देंगे इसमें यानी कि एक्चुअली इन्फिनिटी टाइम पीरियड तक थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू आ रहा है, नीशेस को आप हिट कर। इसमें एग्जांपल देंगे जैसे जो स्कूल गेम था वो 2010 का वो शो लिखा हुआ हाँ प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट की वजह से एग्जैक्टली नेटफ्लिक्स को बेचा तो हिस्ट्री का टॉप 1 शो बन गया। सही है, 5 मिनट ब्रेक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई? तो ये थ्योरी पता है नेटफ्लिक्स को आपने से कैसे कनेक्ट किया, समझ में आ गया? अच्छा आ जाए, लॉन्ग टेल हो गया, सही है, इकोनॉमिक्स हो गया, और कौन सी चीज कराएंगे? इकोनॉमिक्स नहीं कराया मतलब क्लास में हाँ नहीं, इकोनॉमिक्स हुई थी, समझ में आया है नहीं यार? बता रहे डेफिनेशन मतलब तो समझ आ रहा है। सर मैं आज साहिल भाई आए हैं तो साहिल भाई को पूरा मैं एंटरटेन करना पड़ेगा। मैंने भी ये पढ़ा होगा। थैंक यू सो मच, पढ़ा दो। इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल क्या है? विकी, यानी कि फ्री इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पूल क्रिएट किया जाए। पूल क्या हो? पूल का मतलब ये होता है सब लोग थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पैसा डालेंगे, सही, और उसके बाद जो है उसको यूज किया जाएगा। Dan Abstract and Williams published Wikinomics in 2006 along with the Chris Anderson theory of long tail. This is another big idea about the business and commerce in the online age. The chapter headings are similar to the Anderson's peer pioneers. The Wiki workplace and collaborative mind, the Enterprise 2.0, are added to the viral marketing and endless niche. अब क्या है इसके अंदर, एक्चुअल के अंदर जो फॉलो किया गया था आइडियाज को, critical views में आया था। As people individually collectively program in the web, they are increasingly in command. Let's suppose तुमने, तुम्हारा दिल चाह रहा था ये विकिपीडिया के ऊपर अब्दुल्ला शामिर के बारे में डाल दो, ठीक है, तुमने डाल दिया कंट्रोवर्सी। भाई का दिल चाहा, भाई ने कहा कि अचीवमेंट डाल दिया,
जैसे हमारा कुछ नहीं, हमने क्या स्टार्टिंग करने को फेसबुक से सारा कुछ आता है। Exactly. This is a new consumer power. It is not just the ability to swap supplier at a click of mouse or prerogative to customize their purchase goods. It's the power of become their own supplier. And so वो है revenue पर Exactly. cost पर Appearing एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं. Share the material. Free creativity है. जिसने जितनी creativity डालनी है डालता रहे. फिर डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा है, ग्लोबल थिंकिंग है, सही थिंकिंग ग्लोबल है, और परफेक्ट स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब क्या होता है कि टेक्नोलॉजी एंड डेमोग्राफी, यंग पीपल जो है डिजिटल नेटिव्स जो हैं वो एक स्टॉर्म को लेके आएंगे जो पूरी दुनिया के अंदर मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी साइन कंसिडर किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, वी थिंक के अंदर आपका सिटीजन जर्नलिज्म वगैरह सारी चीजें आ जाती है। नेक्स्ट थ्योरी पर आ जाए, कौन सी कराई हुई आप लोगों को? हाँ समझ, यही। इसके अलावा सिटीजन जर्नलिज्म को आप ऐड ऑन कर सकते हो, सही है। फिर आपका मीडिया इकोलॉजी की थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब क्या है, आप इसके अंदर चेंजिंग कंजम्पशन मार्केट की बात कर सकते हो, आप एनएफटी की बात कर सकते हो, नेटफ्लिक्स की बात करो, नेटफ्लिक्स की केस स्टडी कर लें, कराई थी मैंने आप लोगों को, ठीक है। हाँ प्रिंट सही है। इसके अलावा हाँ ज़्यादा नहीं, इकोलॉजी ठीक है। हाउ द मीडिया, अब लेट्स सपोज मैं तुम्हें सवाल करूं कि कैसे इम्पैक्ट आता है नेटफ्लिक्स जैसे सेंसरशिप हटा दिया, गेटकीपर्स हटा दिए, पहले होते थे तो बच्चे स्पॉइल नहीं होते थे। हाँ हो सकता है, उस हिसाब से हम बताएंगे कि कैसे चेंज हो रहा है। अब देखो एक चीज मैं दिखाता हूँ, ह्यूमन बिहेवियर। अब ये सवाल जरा पढ़ लेना। हाँ पढ़िए, मीडिया पढ़ाई सारे नोट्स पढ़े इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ ये रहे, evaluate the challenge in contemporary ecology. New media will eventually replace the traditional media, कर सकते हो। देखो ये सवाल देखो, हाँ we all producers in the online age, सही है। Online media revolutionized production, institutions have failed to adopt the challenges and the opportunities of the online media. सर ये 5 साल में से कॉमन चीज क्या होगी? जैसे अकल लगाओ 8 सवालों में अकल लगाओ, बताओ मुझे। सर ऊपर वाले में वेब 1.2 एक बात 8 के 8 पढ़ो, फिर मुझे अकल लगाओ। न्यू मीडिया, हाँ पहले वाले में बताया कि मैं ट्रेडिशनल पहले वेब 1.2 आराम से पहले 8 के 8 क्वेश्चन पढ़ लो अल्लाह के वास्ते, फिर बात करेंगे। सर पहले 8 में तो आएगा आपका ये यानी एक मतलब पूरा 8 सवाल पढ़ ले, फिर हम बात करें। सर पढ़ लिए सर। हाँ सर क्या डालोगे बताओ? सर इसमें ये वेब 1.2.3 ज्यादा डाले और बताएं। ट्रेडिशनल मीडिया को बता देंगे। ट्रेडिशनल पर वो क्या नाम है, इकोनॉमिक्स भी आएगा कि पहले हम पढ़ सकते थे, अब हमारे पास वो सर लॉन्ग टेल आया मगर उसका एक ही पैराग्राफ आया था। बकाया मीडिया इकोलॉजी का और बताएं। एक पैराग्राफ आएगा और एक इवैल्यूएशन और जो में भी वेब 3.2 वेब 2 आएगा, केस स्टडीज आ जाएंगी सर, थोड़ा ये आएगा और क्या कहते हैं उसकी प्रेस वगैरह है ना। और सर कुछ अच्छा लगा वो भी डाल दो। 8 भी क्या आएगा सर, उससे आगे में डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात जब होगी बेटा, आपने एक चीज की बात करनी है, दैट इज ऑल अबाउट लॉन्ग टेल थ्योरी, क्योंकि न्यू फॉर्मेट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो लॉन्ग टेल ही करा रहा है ना, और कोई काउंट करा रहा है। अच्छा उसमें ये बोला इंडिपेंडेंट फिल्म में कैसे बोल रही है। अच्छा
सर मैं कॉल करूँगा। कोई सवाल है तो बता दो। नहीं सर, मुझे तो ये टॉपिक ही मेरा क्लियर है। तो मैंने वो रेगुलेशन करनी थी, रिवाइज ब्लॉक में करवा दी, और आपने पोस्ट मॉडल का बता दिया। मैं तो सही करूँगा तो अब करने वाला है। नबिया बेटा कोई क्वेश्चन हो आपका? सर इनटू मीडिया वी कैन रेफर टू फिल्म इन व्हाट फॉर्म। बेटा कोई भी हो सकता है, आप डिजिटल मीडिया की बात कर लो, इंटरनेट मीडिया की, ऑनलाइन मीडिया की बात कर लो उसमें। मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स भी उसी की दी हुई हैं।